हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। गाइस, बहुत मजे का वीडियो होने लगा है। पीएसएल पैसा कैसे बनाता है और इंडिया का आईपीएल जो है वो कैसे पैसा बनाता है। मतलब हाउ पाकिस्तानी पीएसएल मेक मनी वर्सेस हाउ इंडियन आईपीएल मेक मनी। मतलब पैसा किस सोर्स से ये इतना जनरेट करते हैं। स्पेशली आईपीएल का हम जानने के लिए बेताब है कि आईपीएल इतना पैसा, यार मैं कहता हूँ फुटबॉल लीग्स दुनिया में है, उनके पास भी इतने पैसे नहीं है जितना इस टाइम आईपीएल लीग के पास है। तो ये कैसे करता है, तो सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पहले हेलो दोस्तों, इस पीएसएल के अंदर जीतने वाली टीम को मिलेंगे 13 करोड़ रुपए। जी हाँ, 13 करोड़ रुपए। अगर एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन अगर एक पीएसएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इनकी कुछ खास अहमियत नहीं है, क्योंकि पीएसएल के अंदर ऐसी टीमें मौजूद हैं जिनकी अपनी वैल्यू 600 करोड़ से 2000 करोड़ तक है। इसके अलावा एक पीएसएल के मैच को करवाने के लिए 1.4 अरब यानी कि 1400 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। इससे ये चीज तो साफ तौर पे जाहिर होती है कि जो पीएसएल टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाया जाता है, इसके पीछे की सच्चाई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। अगर पीएसएल को देखें तो सामने सामने हमें सिर्फ एक आइसबर्ग की टिप नजर आती है, इसके पीछे की गेम्स बिल्कुल गहराई में मौजूद होती हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर पीएसएल के पूरे बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तानी करेंसी में सही हो रहा है, इतना सब कुछ मिला के टीम खरीदने। पीएसएल का मतलब होता है पाकिस्तान सुपर लीग। ये बिल्कुल इंडिया में मौजूद आईपीएल की तरह होती है। इसमें भी मुख्तलिफ शहरों की अपनी अपनी टीमें बनाई जाती हैं, जिनके बाद इन टीमों का आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है। इंडिया के अंदर आईपीएल को बीसीसीआई कंट्रोल करता है और पाकिस्तान के अंदर पीएसएल को पीसीबी कंट्रोल करता है। ये बात जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पीएसएल एक प्राइवेट एंटिटी के तौर पे काम करता है, यानी कि ये एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे काम करता है, जिसके अंदर पीसीबी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर पीएसएल के रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात की जाए तो ये 4 चीजों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि वो टीवी चैनल्स जो पीएसएल के मैचेस को दिखाते हैं। इसके बाद पीएसएल टीम्स, जिन्हें प्राइवेट कंपनियों के थ्रू ओन किया जाता है। इसके बाद आते हैं स्पॉन्सर्स, जो कि पीएसएल और पीएसएल टीम्स को स्पॉन्सर करते हैं। और एंड पे आता है पीसीबी, जो कि पीएसएल को गवर्न करता है। अगर पीसीबी से शुरू करें तो ये 3 तरह से पैसे कमाता है। सबसे पहले आती है स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। ये वो स्पॉन्सरशिप होती है जो कि एक ब्रांड पे करता है किसी भी लीग के साथ अपना नाम अटैच करवाने के लिए। जैसे इंडिया के अंदर जब भी आईपीएल होता है तो आपने सुना होगा आईपीएल बाय वीवो या वीवो आईपीएल। इस टाइम पर टाटा ने ओन किया हुआ है, इसलिए जब भी आप आईपीएल का नाम सुनोगे तो आप यही सुनोगे, टाटा आईपीएल। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जब भी पीएसएल का नाम लिया जाता है तो ये बोला जाता है एचबीएल पीएसएल, पावर्ड बाय एचबीएल पीएसएल। यहाँ पर एचबीएल टाइटल स्पॉन्सर है और 2025 तक एचबीएल ही रहेगा। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए एचबीएल ने पीसीबी को 391 करोड़ रुपीस पे किए हुए हैं। खैर, ये सारे का सारा पैसा पीसीबी के पास नहीं जाता। बिजनेस मॉडल के मुताबिक 5% पीसीबी अपने पास रखती है और 95% पीएसएल टीम्स को देती है। एक चीज जहन में रखिएगा दोस्तों, पीएसएल टीम का मतलब होता है पीएसएल की फ्रेंचाइज। जैसे कि लाहौर कलंदर का कोई एक ऑनर होगा, तो जब भी पीएसएल टीम के बारे में बात की जा रही होगी तो एक्चुअल में पूरी फ्रेंचाइज के बारे में बात की जा रही होगी। दूसरा होता है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। ये वो स्पॉन्सर्स होते हैं जो मैचेस के इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टेडियम के अंदर लगे हुए बिलबोर्ड्स को स्पॉन्सर किया जाता है, बाउंड्री वॉल्स को स्पॉन्सर किया जाता है। इसके बाद अगर आपने एक चीज गौर की हो तो जब भी कोई छक्का लगता है तो मिसाल के तौर पर यह चीज बोली जाती है टिकटॉक सुपर 6। यहां पर टिकटॉक ऑफिशियल स्पॉन्सर होता है। इसके बाद ओसाका पावर रन का एक इवेंट किया जाता है जिसके अंदर आपको बैटरी के साथ भगाया जाता है, तो यहां पर ओसाका भी ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पे काम करता है। इसके बाद आपने स्टेडियम के अंदर मौजूद बैनर्स देखे होंगे, ये सारे के सारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं। और अगर रफली कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन एक पीएसएल के अंदर 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू ये ऑफिशियल स्पॉन्सर्स पे करते हैं। और पीएसएल बिजनेस रूल के मुताबिक यहां पर भी 5% पीसीबी अपने पास रखती है और बाकी 95% पीएसएल टीम्स को दे देती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचा जाता है, यानी कि वो टीवी चैनल्स जिनके ऊपर पीएसएल दिखाया जाता है उन्हें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे जाते हैं। अगर 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट 4000 करोड़ यानी कि 4 अरब रुपए में बिके थे।
यहाँ पर भी सेम मतलब 5% पीसीबी अपने पास 40 रखती है साल। और 40 साल। 95% पीएसएल टीम्स को देती है। वैसे अगर आप इंडिया ब्रॉडकास्टर क्रिकेट के की पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि इतने ज्यादा पैसे पे करने का ब्रॉडकास्टर को क्या फायदा होता है, तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ब्रॉडकास्टर हमेशा फायदे में लैंड करता है, क्योंकि पीएसएल मैच के दौरान 10 सेकंड की एड की कॉस्ट 10 लाख से 15 लाख रुपए होती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डिफरेंट ब्रांड्स इस एड को लेने के लिए लड़ाइयां कर रहे होते हैं, इसलिए हमेशा ब्रॉडकास्टर जब भी राइट्स खरीदता है तो अपने पैसे तो पूरे करता ही है, लेकिन हमेशा प्रॉफिट में ही जाता है। अगर पीएसएल टीम यानी कि फ्रेंचाइज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक टीम को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। 2015 के अंदर जब पीएसएल को लॉन्च किया गया था तो 5 टीमों को ऑक्शन किया गया था। इन टीमों की कॉस्ट $93 मिलियन थी और सबसे महंगी कराची किंग्स बिकी थी $26 मिलियन के अंदर। लेकिन 2 साल बाद 2017 में 6वीं टीम यानी कि मुल्तान सुल्तान को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। क्योंकि पीएसएल बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका था, इसीलिए मुल्तान सुल्तान सबसे ज़्यादा महंगी बिकी थी $45 मिलियन के अंदर। और ये सारे का सारा पैसा सीधा पीसीबी के पास जाता है, इसका कोई भी प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। लेकिन बैक टू द टॉपिक कि एक पीएसएल टीम को खरीदने के लिए इतने सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा टीम के अंदर मौजूद जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी सैलरी, उनका खाना, उनका पीना, उनकी रिहाइश, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, हर किस्म का खर्चा फ्रेंचाइज ओनर ही उठाता है। तो फिर ये खुद भी कुछ कमाता है या नहीं? तो यहाँ पर शुरू होता है एक्चुअल बिजनेस, क्योंकि पीएसएल टीम 95% पहले ही पीसीबी से प्रॉफिट लेती है। इसके बाद इनका भी ज्यादातर रेवेन्यू स्पॉन्सर्स से ही जनरेट होता है। जैसे कि आपने हर टीम की शर्ट के ऊपर 8 से 10 लोगोज देखे होंगे। ये जो ब्रांड के लोगोज होते हैं ये वैसे ही नहीं आ जाते, इन्हें टीम स्पॉन्सर्स कहा जाता है। जितने बड़े ब्रांड के लोगो जर्सी पर स्पॉन्सर करते हैं उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा जितनी टिकट्स बेची जाती हैं उनका भी 95% प्रॉफिट पीएसएल टीम्स को ही दिया जाता है। और 2020 के मुताबिक 36 करोड़ रुपए की पीएसएल की टिकट्स बेची गई थी। आने वाले टाइम में ये बढ़ती ही जाएंगी, कम नहीं होंगी। पीएसएल टीम के ओनर्स मर्चेंडाइजिंग से भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। जो शर्टें आप लोग बाजार में जाके अपनी फेवरेट टीम की खरीदते हैं उसका भी प्रॉफिट इन्हीं टीम के ओनर को जाता है। इसके अलावा प्राइस पूल लास्ट पे आता है, क्योंकि प्राइस पूल का 50% टीम ओनर्स के पास जाता है और बाकी 50% प्लेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पर प्लेयर्स की बात हो ही रही है तो प्लेयर्स सबसे पहले तो अपनी सैलरी से पैसे कमाते हैं। इसके बाद प्राइस पूल भी प्लेयर्स को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और इसके बाद आती है बात ऑक्शन की, क्योंकि पीएसएल के अंदर तमाम प्लेयर्स ड्राफ्ट में मौजूद होते हैं। ड्राफ्ट के अंदर 5 कैटेगरीज होती हैं, प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग। प्लेटिनम कैटेगरी सबसे टॉप पे होती है, जिसके अंदर सबसे अच्छे प्लेयर्स आते हैं, जैसे कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। प्लेटिनम कैटेगरी की प्राइस बाकी सारी कैटेगरी से सबसे ज्यादा होती है। तकरीबन $2,20,000 तक प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर को खरीदा जाता है। इसके बाद आती है डायमंड कैटेगरी, जिसके अंदर प्लेयर्स को तकरीबन $1.5 तक खरीदा जाता है। और इसी तरह गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग में प्राइस कम होती जाती है। जितना अच्छा और जितना फेमस प्लेयर होता है वो उसी लिहाज से उसी कैटेगरी में लाए करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी से सारे प्लेयर्स चूज किए जा सकें। $1.2 मिलियन का ड्राफ्ट होता है और हर टीम ने हर कैटेगरी में से इक्वली प्लेयर चूज करने होते हैं। इसीलिए जो प्लेयर जितना ज्यादा अच्छा खेलेगा कैटेगरी के लिहाज से उतना ही ज्यादा ऊपर जाता जाएगा और उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। यहाँ सारी ही बातें 200 करोड़, 300 करोड़, 4,000 करोड़ तक की जा रही हैं। तो फिर कोई भी टीम ये टीम का टूर्नामेंट जीतना क्यों चाहती है? कोई भी टीम को पीएसएल जीतने में क्या दिलचस्पी है? अगर एक पीएसएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कोई भी टीम जीतने के लिए इसलिए मोटिवेट नहीं होती कि उसे 13 करोड़ रुपए मिलेंगे, बल्कि वो इसलिए मोटिवेट होती है कि अगर उनकी टीम जीतेगी तो उनकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा बनेगी। ज्यादा ब्रांड वैल्यू इस लिहाज से बनेगी क्योंकि जब भी कोई टीम जीतती है तो लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं, उसके ज्यादा मैचेस देखते हैं। ज्यादा मैचेस देखने का मतलब है ज्यादा व्यूअरशिप, और ज्यादा व्यूअरशिप का मतलब है ज्यादा स्पॉन्सर्स, और ज्यादा स्पॉन्सर्स का मतलब है और भी ज्यादा पैसे। इसलिए तमाम पीएसएल टीम्स सिर्फ प्राइस पूल जीतने के लिए नहीं आती, बल्कि वो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए आती हैं। क्योंकि फ्रेंचाइज के ओनर्स अच्छी तरह जानते हैं कि प्राइस पूल से ज्यादा अहमियत इनकी ब्रांड वैल्यू की है। अगर आपको पीएसएल का ये सारा बिजनेस मॉडल समझ में आया है तो समझ आया, मतलब इस तरह पैसा कमा। सन 2008 में जब पहली बार टीम की नीलामी हुई थी
तब मुंबई इंडियंस सबसे महंगी टीम थी, जो मुकेश अंबानी जी ने 450 करोड़ रुपए देके खरीदी थी, और लोग कह रहे थे इतना महंगा। और ये जो आईपीएल का सीजन चल रहा है, इसमें लखनऊ सुपर जायंट को खरीदा है आरपीजी ग्रुप ने, संजीव गोयनका जी ने 7,090 करोड़ में। सारी टीमों का जो टोटल था वो था 3-4 हजार करोड़ के आसपास पहले साल में, और ये अकेली टीम 8 टीमों से महंगी खरीदी है। भैया संजीव गोयनका जी पागल हो करोड़ के लिए गई है। ये पैसे की रिकवरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और संजीव गोयनका जी को छोड़ो, अंबानी जी ने जो पैसा लगाया था उनकी रिकवरी भी हुई कि नहीं हुई? तो इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि आईपीएल की जो टीम है उसकी कमाई का गणित क्या है, कैसे पैसा खर्च होता है, कैसे वो पैसे कमाते हैं। क्योंकि ये चैनल आम आदमियों के लिए नहीं है, ये चैनल है खास आदमियों के लिए, जिनको चाहिए इंफोटेनमेंट, इंटरटेनमेंट नहीं टिकटॉक वाला, इंफोटेनमेंट, जहां पे इंफॉर्मेशन भी मिले और एंटरटेनमेंट भी हो। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। बस वीडियो चालू करने से पहले एक बार लाइक कर देना, ताकि गूगल अंकल को पता चल जाए अपन ये वीडियो बना रहे हैं। यार बहुत फर्क है आईपीएल से, सीखा ले हमारे वो जितना ड्राफ्ट में दिया गया ना 1.2 उतना का सारा है। तो जब आईपीएल के इस सीजन में बात चली कि भैया 8 टीमों से पार नहीं पड़ रही, 2 टीमें और लगेगी, और जब 2 शहर की बिडिंग हुई तो भाई साहब बड़े बड़े दिग्गजों का नाम आया। क्योंकि आईपीएल की बिड लगाने का जो मिनिमम क्राइटेरिया था, जो भी व्यक्ति बिड लगाना चाहता है उसकी पर्सनल इनकम, पर्सनल नेटवर्थ कम से कम 2,500 करोड़ होनी चाहिए, और उसकी ग्रुप की, उसकी कंपनी की एनुअल इनकम 3,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तब तो भैया आईपीएल के लिए अप्लाई करना। तो इतने बड़े बड़े हाथी अप्लाई करने बैठे। तो जब सौरव गांगुली जी ने लिफाफे खोले कि भैया किसने कितनी बिड लगाई है, तो एक बार तो खुद ही चौंक गए कि भैया 7,090 करोड़ की एक टीम, और दूसरी टीम खरीदी सीवीसी ने 5625 करोड़ में। टोटल मिला के थे भैया 12,700 करोड़। तो गांगुली जी बोले भाई साहब मैं 10-11 हजार करोड़ की तो मेरी भी उम्मीद थी, ये तो भैया 12-13 हजार करोड़ आ गए, ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। अब सवाल आता है कि 7,000 करोड़ का पेमेंट करके क्या ये रिकवरी कर पाएंगे? और क्या सिर्फ इतना ही पेमेंट है? अरे प्रभु जी, ये पेमेंट तो सिर्फ इन्होंने बीसीसीआई को दिया है टीम खरीदने का। खिलाड़ी खरीदने के पैसे अलग, मैनेजमेंट के पैसे अलग, ये पूरा मिला के जुगाड़ जाता है लगभग 10,000 करोड़ का। इसका ब्रेकअप आपको बता देता हूँ। ये 7,090 करोड़ जो इन्होंने खरीदा है, ये इनको एक बार में पैसे नहीं देने। यहाँ पे बीसीसीआई ने छूट दी है, बोले भैया 10% 10 सालों तक देना है, यानी 709 करोड़ रुपए हर साल देने अगले 10 साल तक। तो एक साल का खर्चा कितना है? 709 करोड़। फिर लगभग 120 करोड़ रुपए इनको निकालने पड़ते हैं टीम खरीदने के लिए, वो जोड़ लो। और ओवरऑल कंपनी का, होटल का, इनके खिलाड़ियों के रुकने का, आने का, जाने का, इधर का उधर का, टोटल मैनेजमेंट का, फील्ड स्टाफ का मिला के लगभग 130 करोड़ का खर्चा और होता है। तो ये हुआ 250 करोड़ रुपए अदर लगेंगे, 700 इनको देने हैं, तो मोटा मोटी 950 से 1,000 करोड़ रुपए सालाना खर्चा है भाई साहब का, और अगले 10 साल तक होना है। और यही हाल इस सीवीसी के साथ है, और यही बाकी सबके साथ था। अब रिकवरी कैसे होती है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले कमाई कहां से होती है? आईपीएल के मीडिया राइट, कि भैया आईपीएल दिखाया कहां जाएगा, किस चैनल पे दिखाया जाएगा। तो भैया स्टार इंडिया ने अभी खरीदा इसको, 5 साल के दिए हैं 16,200 करोड़ से ऊपर। ये उस टाइम, और इस साल ये एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, और अब 2022 से लेके 27 तक के लिए नई बोली जो लग रही है, हमारे जय शाह जी जो अमित शाह जी के सुपुत्र, उनसे उन्होंने कह रखा है कि भैया हमने इसकी बेस प्राइस रखी है 32,000 करोड़ रुपए, यानी लगभग मान लो कि 30,000 करोड़ के आसपास का एवरेज लेते हैं। ये जो 30,000 करोड़ रुपए 5 साल, यानी एक साल के 6,000 करोड़ रुपए की मीडिया की कमाई। इसका आधा हिस्सा 3,000 करोड़ बीसीसीआई रखेगा, और जो आधा हिस्सा है 3,000 करोड़ वो टीम में बंटता है। तो इस 3,000 करोड़ को साइड में रखते हैं अपन। सेकंड, जितना भी ग्राउंड पे एडवर्टाइजमेंट होगा, ग्राउंड पे आप जाते हैं, वहां पे जितना भी बाउंड्री लाइन पे लिखा रहता है, बोर्ड छपे रहते हैं, पवेलियन बने रहते हैं, वहां पे जितनी भी ब्रांडिंग होगी उसका भी जितना पैसा लगेगा, आधा बीसीसीआई ले जाएगी, आधा टीम के पास आएगा। तो अगर लास्ट ईयर आईपीएल की बात करें तो 215 करोड़ रुपए हर टीम के मालिक को मिले, जिसकी टीम थी। तो आप इमेजिन करो 215 करोड़ रुपए मिले एक टीम के मालिक को। अंबानी जी ने लगाए थे 450, तो 2 साल में फ्री हो जाएंगे। तो अब की बार एक एक टीम को 200-215 करोड़ रुपए मिले हैं। ये कब मिले हैं? जब 16,000 था। अब अगर जब ये डबल हो जाएगा तो एक एक टीम के 450 करोड़ के लगभग, अब की बार ऐसा अंदाजा है कि 450 करोड़ रुपए हर साल हर टीम को मिलेंगे अब से।
तो संजीव गोयनका जी को साल भर के देने कितने 1000 करोड़ 450 हर करोड़ की तो साल इनकम मिलेंगे तैयार है। इनको। उसके बाद कैसा कमाएंगे ये भैया? आपने 35,000 कभी चेन्नई ये सुपर किंग के तकरीबन खिलाड़ी को 600 देखा करोड़ इनको मिल रहा है? है। चेन्नई सुपर किंग का 18 ब्रांड के साथ करार है, जिसमें 10 ब्रांड तो वो अपने कपड़े पे लेके घूमते हैं, पैंट पे, शर्ट पे, टोपी पे, सब जगह लोगो हैं। इनके भी पैसे मिलते हैं। ये सब पैसे किसके जाएंगे? संजीव गोयनका जी की टीम में। उसके बाद खिलाड़ियों का जो इवेंट होता है मतलब जिसमें वहां से इतना कुछ पैसा पैसे आ लगा। जाते हैं। फिर खिलाड़ियों की जो मर्केंडाइज है कि भैया टोपी भी बेचेंगे, टी शर्ट भी बेचेंगे, हाँ, जूते भी merchandise। बेचेंगे, साइन किए हुए बैट भी बेचेंगे, साइन किए हुए बॉल भी बेचेंगे, उससे भी काफी पैसे आ जाते हैं। दूसरा, जहां जहां इनकी टीम के मैच होंगे उस मैच में जितनी टिकट से सेल होगी उसका भी सर्टेन परसेंटेज इनको मिल जाएगा। तो भैया इनके पास कहां कहां से पैसे आ गए? मीडिया राइट के आधे पैसे आ गए, ग्राउंड वाले पैसे आ गए, एंडोर्समेंट के पैसे आ गए, जो ब्रांड बेचा उसके पैसे आ गए, टोपी बेची उसके पैसे आ गए, टिकट के पैसे आ गए। इतने सारे पैसे मिलके कम से बड़ा कम इनको पैसा मान लो है। ये 600 बड़े से 650 करोड़ रुपए इनको मिलने वाले हैं। और ये 5 साल का सीन है, इसके बाद ये पैसा और बढ़ेगा। और सुनो, 10 साल बाद इनके 709 करोड़ देने बंद, पर ये सारी चीजें तो परमानेंट है। पैसा 7000 करोड़ हुआ, खेल खत्म। हाँ, लेकिन भैया 700 मीडिया करोड़ राइट तो हर साल ही खत्म आएगा। देने बाद। मुकेश अंबानी जी ने पैसा तो 1 साल ही दिया था, पर 13 सीजन है, हर साल कमा के लेके जाते हैं। तो 10 से 12 साल में भैया संजीव गोयनका जी के 7000 करोड़ के बदले आराम से 7-8000 करोड़ आ जाएंगे। और उनको इसके पहले भी करना हो तो अपनी कंपनी का छोटा सा परसेंटेज शेयर किसी और को बेच के ये बोझ हल्का भी वो चाहे तो कर सकते हैं। अबे तेरी खैर भाई, बहुत मुनाफा है अच्छा, यार। मैंने एक बात अच्छे नोट की टीम है यार। खरीदने के लिए लोग पागल हुए होते हैं, और खरीदते किस तरह से हैं भाई। अच्छा, मैंने एक बात नोट की है, बीसीसीआई आधा देता है उनको, हाँ। और हमारे 90-95% देते हैं हाँ, किसी मतलब भी। हाँ। ये तब भी BCCI हमारा जो सिर्फ एक मीडिया राइट्स और उनके सारे मिला लो, तब भी हमारे नहीं पूरे होते। यार वो ड्राफ्ट उन्होंने नहीं बताया, $1.2 मिलियन का हर हाँ। टीम परचेजिंग कर सकती है। हाँ। मतलब 12-15 प्लेयर जो भी लेने हैं हाँ। वो $1.2 बिलियन रुपया होगा उनके पास पर्स, हाँ। उसमें से खरीदोगे। इतने का तो एक प्लेयर भी भारत का लो कैटेगरी वाला 10 करोड़ वाला प्लेयर आता है। 10 करोड़ यार, इससे भी कम 1.2 बनता है। बिलियन ही मिलियन। 1.2 मिलियन डॉलर बोला है ना। 1.2 मिलियन डॉलर कितने? 10 करोड़ इंडियन बनते हैं। बिल्कुल। समझो 10, मैं जोर लगा रहा हूँ, 10 करोड़ का नॉर्मल बॉलर ले रहे होते हैं उधर आईपीएल ले रहे में, होते जितने का हमारा टोटल ड्राफ्ट होता है। जितने में हमारा ड्राफ्ट होता है, जितने में हमारे स्पॉन्सर्स हाँ। होते हैं, जितने में हमारे लोगों को पैसा मिलता है हाँ। पाकिस्तान में, जितने में ये सब कुछ होता है, उतने में आईपीएल 2 खिलाड़ी खरीद लेता है। सही बात है। तो ये फर्क है यार, ये 2 चीज़ है। खिलाड़ी खरीद लेता है वो। इस तरह प्लेयर्स वो बना रहा है। इंडिया जो है इस तरह प्लेयर्स कर रहा है जनरेट, कैसा पैसा कमाता, तभी और तो पाकिस्तान यार कैसे कर रहा है। पाकिस्तान का भी अपने लिहाज से ठीक है, जिस तरह हमारा है। 11 बिलियन की, तभी तो नहीं बन गया पैसा इतना। अभी आईपीएल की नेट ब्रांड वैल्यू मेरे ख्याल में 11-12 बिलियन डॉलर। हाँ, और जो है ना मेरे ख्याल से 40,000 करोड़ का बिका था राइट्स, मेरे ख्याल से, मुझे जितना याद है। 32 ने स्टार्टिंग रखा था, 40,000 करोड़ और का पीएसएल बिका की था। मेरे ख्याल में बहुत कम है। हाँ, तभी तो पीसीबी अमीर नहीं होता, अलबत्ता पीएसएल के पास ज्यादा पैसा होगा। पीएसएल को यार पाकिस्तानी खुद देखने नहीं आते, सही बात है, इंटरेस्ट ही नहीं रहता। सही बात है। हाँ। अभी भी हम कंपैरिजन भी आईपीएल का नाम जब तक न लें तब तक कंपैरिजन भी नहीं होता। बनता ही तो सही बात है। आपको किसके कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना तो है।